हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेस्ला एजुकेशन। तो जैसा कि आप देखेंगे यूपीएमआरसी में जो आपकी ट्रेन ऑपरेटर और स्टेशन कंट्रोलर की वैकेंसी आई है, जो जिसमें कि डिप्लोमा लेवल पे आपको वो क्वालिफिकेशन डिप्लोमा का ही मांगा गया है। तो डिप्लोमा लेवल पे आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी टाइप के जेई लेवल के ही बनते हैं। तो ये पेपर आपको मैं प्रोवाइड करा हूँ, जो कि 22 जनवरी 2020 को हुआ था। ठीक है, ये यूपीएमआरसी का जूनियर इंजीनियर का पेपर है। तो आप देख लीजिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो आप इससे एक अपना वो व्यू ले सकते हैं कि किस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ हम सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाई ट्रांसफार्मर। तो इनमें से कौन सा फंक्शन है, चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, जिसमें से इसमें ट्रांसफार्मर कौन सा नहीं करता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, देखिए V2 अपॉन V1 और I1 अपॉन I2। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं, ये होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, यही होता है N2 अपॉन N1 भी होता है इसी के बराबर। तो देखिए, ये वोल्टेज और करंट को तो चेंज करता है, लेकिन फ्रिक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी को ये नहीं चेंज करता है। लेकिन देखिए बी वाले में क्या कर रहा है, चेंज द फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी को चेंज नहीं करता, इसलिए बी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ रोटर कॉपर लॉस विथ रोटर आउटपुट इज। ठीक है, तो देखिए रोटर कॉपर लॉस क्या होता है, एस जो स्लिप होती है हमारी। ठीक है, और जो आउटपुट होता है 1 - एस। ठीक है, ये रोटर का आउटपुट होता है। ठीक है, यानी कि अगर स्लिप ज़ीरो है, ठीक है, तो 100% जो आउटपुट मिलता है, यानी कि सिंक्रोनस मोटर के केस में। ठीक है, अगर स्लिप ज़ीरो हो गया तो सिंक्रोनस मोटर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि इंडक्शन मोटर में लगभग 3 से 5% स्लिप ली जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमारी जो स्पीड मिलती है वो सिंक्रोनस नहीं मिल पाती है, और रोटर में जो कॉपर लॉस होती है वो स्लिप से ही डिनोट, एस से डिनोट करते हैं उसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कॉपर लॉस एस से हो गया और 1 - एस से आपका हो गया कौन सा, रोटर आउटपुट हो गया। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर अगर आपसे पूछ दे सिंक्रोनस स्पीड जो पूछ दे या रोटर की स्पीड पूछ दे, तो देखिए एन जो होता है आपका वो सिंपल फॉर्म में 1 - एस, ठीक है, इंटू एन एस होता है। ठीक है, यानी कि अगर स्लिप जीरो होगी तो स्पीड बिल्कुल बराबर हो जाएगी यानी सिंक्रोनस स्पीड पे। तो ये फार्मूला भी आप याद रखिएगा, कभी कभी इस पर भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है, कह रहा है आपका कि डिमांड फैक्टर क्या होता है, डिमांड फैक्टर का फार्मूला। तो देखिए डिमांड फैक्टर जो आपका होता है वो मैक्सिमम डिमांड अपॉन टोटल जो लोड कनेक्टेड है। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे आपको अगर पूछ दिया जाए कि लोड फैक्टर पूछ दे, तो एवरेज लोड, ठीक है, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, ये होता है हमारा लोड फैक्टर। और इन सब की वैल्यू जो होती है वो एक से आपकी छोटी ही होती है। ठीक है, एक से छोटी होती है, इन सब की वैल्यू एक से छोटी होती है। लेकिन यहीं पे डाइवर्सिटी फैक्टर अगर पूछ दे तो इसकी वैल्यू एक से बड़ी होती है। ठीक है, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, इंडिविजुअल जो मैक्सिमम डिमांड होगी आपकी, ठीक है, उसे एक किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो है मैक्सिमम डिमांड से डिवाइड करेंगे तो जो आता है वो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है। तो ये एक से ज़्यादा होता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इट इज ए सिंगल क्रिस्टल सेमीकंडक्टर्स मटेरियल विद नो अदर टाइप ऑफ एटम विद इन क्रिस्टल। कह रहा है कि एक जो सेमीकंडक्टर है उसमें किसी अन्य प्रकार की जो है मटेरियल की उसमें डोपिंग वगैरह नहीं की गई है, सीधी सीधी ये कह रहा है वो। तो उसे क्या कहते हैं, तो भाई डोपिंग नहीं है तो वो इंट्रिंसिक की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अगर देखिए अब इसमें हम आपको बता दें कि एक होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप। पी टाइप में हम जो है जो त्रिसंयोजी बोलते हैं जिसे, ठीक है, ट्राई वैलेंट एटम मिलाते हैं, जैसे हमारा एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, इंडियम हो गया, गैलियम हो गया। ठीक है, ये सब मिलाते हैं तो पी टाइप का बनता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, और अगर हम यहीं पे जो है पेंटावैलेंट मिला दें, जैसे कि आपका पेंटावैलेंट में क्या हो गया, आर्सेनिक हो गया। ठीक है, अगर इसे हम मिलाते हैं तो हमारा जो मिलता है वो एन टाइप का मिलता है। ठीक है, और देखिए एन टाइप पी टाइप को एक वो भी कहते हैं, जैसे देखिए अगर पेंटावैलेंट हम डोपिंग करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, इसे डोनर कहते हैं। ठीक है, और अगर थ्री वैलेंट वाली करते हैं तो इसे हम एक्सेप्टर कहते हैं। ठीक है, और पी टाइप में देखिए, पी टाइप में जो हमारे मेजॉरिटी कैरियर होते हैं वो होल्स होते हैं। ठीक है, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं।
ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर फॉर एवरी किलोग्राम ऑफ बैटरी मास इज डिफाइंड एज। ठीक है, तो भाई स्पेसिफिक एनर्जी से हम उसे जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिए, रखने वाली चीज़ इसे याद रखिएगा आप, इस पर कुछ समझाने की चीज़ नहीं है। हाँ, अपन बैटरी की जो हम एफिशिएंसी बता देते हैं, एक होती है हमारी एम्पियर आवर एफिशिएंसी, एक होती है हमारी वाट आवर एफिशिएंसी। लेड एसिड सेल के लिए एम्पियर आवर जो होती है वो 90 से, ठीक है, 80 से 90% तक होती है। वाट आवर जो होती है वो 60 से 70% होती है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ए, ठीक है, स्पेस दे रखा है, इज एन एनपीएन आर पीएनपी सैंडविच ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, तो बीजेटी में क्या होता है, इधर मान लीजिए एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो इधर एन हो गया, बीच में आपका पी और फिर एन हो गया, और अगर पीएनपी है तो पी, बीच में एन, फिर पी हो गया। तो ये चीज़ पूछा, तो बीजेटी की जो बीजेटी होता है उसमें जो ये सैंडविचेड रहता है बीच में, दो एन के बीच में या दो पी के बीच में। ठीक है, बीजेटी क्या होता है हमारा, बीजेटी आपका करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। ठीक है, और ये बीजेटी यानी बाईपोलर है, यानी कि जो एक्सटर्नल करंट जो हमारी मिलेगी वो होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण मिलेगी। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। और अगर यहीं पे पूछ दे आपका एफ तो एफ जो होता है आपका वो यूनिपोलर डिवाइस होता है, और ये वोल्टेज कंट्रोल होता है। ठीक है, वोल्टेज से इसकी करंट कंट्रोल होती है, इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। तो पहला ऑप्शन क्या है, एक कंट्रोलर विच अफेक्ट द एक्चुएटर, ए सेंसर ऑफ प्रोसेस वेरिएबल, द फ्लूइड टू कंट्रोल ए ट्रांसफार्मर सिस्टम। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोल, मतलब ये ऑटोमेटिक कंट्रोल नहीं होता इसमें। तो ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें किसी भी प्रकार का ऑटोमेटिक कंट्रोल नहीं होता, जितना पावर आप देंगे, ठीक है, इनपुट में, उतनी पावर हमें आउटपुट मिलेगी। हाँ, वोल्टेज और करंट इनमें वेरिएशन होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी और पावर याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी और पावर हमेशा आपको कांस्टेंट मिलेगी, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर टॉर्क प्रोड्यूस द टेंडेंसी ऑफ रोटर टू अलाइन इटसेल्फ इन मिनिमम रिलक्टेंस पाथ। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इनमें से कौन सा मोटर है इन चारों में से जिसमें जो फ्लक्स होता है हमारा, ठीक है, जो ये हमारे फ्लक्स इसमें मान लीजिए पोल है स्टेटर के, इनमें जो मिनिमम रिलक्टेंस पाथ वो फ्लो मतलब वो अचीव करता है, जो फ्लक्स होता है इनका, और यहाँ पे हमारा रोटर होता है। ठीक है, तो इस टाइप का इसमें रोटर होता है, और यहाँ से ये हमारा जैसे मान लीजिए कि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है कोई, ठीक है हमारा, तो उसमें जो इसके डाइपोल होंगे वो इस तरह से बिखरे हुए होंगे, लेकिन जब इसमें कोई हमारा एच अप्लाई किया जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में, तो ये बिल्कुल एक लाइन में हो जाएंगे सारे इसके डाइपोल। ठीक है, फिर जो जब इसे हम हटा लेंगे तो ये दोबारा से काफ़ी देर तक इसमें बने रहते हैं पोजीशन में, तो इसे हम परमानेंट मैग्नेट बनाने में इसका यूज होता है। तो यही मटेरियल यहाँ पे यूज होता है इसके रोटर में। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो क्या कह रहा है, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग टॉर्क प्रोड्यूस ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ अलाइन इटसेल्फ मिनिमम रिलक्टेंस पाथ। तो इसमें जो आपका रिलक्टेंस मोटर होता है, जैसे कि नाम से ही आप जान सकते हैं रिलक्टेंस मोटर ही ऐसा होता है। बाकी हिस्टेरिसिस मोटर में जो मैंने अभी आपको बताया उसमें वही हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल डाले जाते हैं। ठीक है, और यूनिवर्सल मोटर आपका AC और DC दोनों पे काम करता है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। हमारे घर में जो मिक्सर वगैरह यूज होते हैं वहाँ पे यूनिवर्सल मोटर ही यूज होती है, तो इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, स्पेस दिया आपको, इज द फ्लक्स प्रोड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन मैग्नेटिक सर्किट। इनमें से किसमें जो है एबिलिटी होती है मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने की। तो ये एक होता है हमारा EMF, ये देखिए फ्लक्स डेंसिटी, ये था मैग्नेटोमोटिव फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये जो H होती है, ऐसे तो कोई मतलब नहीं है इसका, क्योंकि एक तो एक तरह से ये हो गया आपका जो हम मैग्नेटाइज कर रहे हैं जो फील्ड हो गया, ये तो खुद ऑलरेडी एक फील्ड है। लेकिन ये जो MMF है, ठीक है, MMF के कारण ही ये इसका हमें एग्जिस्टेंस मिलता है। तो MMF क्या होता है, N नंबर ऑफ टर्न्स इंटू जितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसे हम एम्पियर टर्न इसकी यूनिट मानते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसे पूछा है, तो यही जो है फाई को प्रोड्यूस करने का रीजन होता है, तो इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है,
तो स्पेस दिया आपको, आर यूज टू कंट्रोल द सिस्टम अटेन द मैकेनिकल मैचिंग टू मोटर टू द लोड। इनमें से कौन सा होता है जो मैकेनिकल लोड को मैचिंग कराता है, कितनी स्पीड हमें चाहिए या कितना लोड है। तो भाई आप सबको पता है गियर ट्रेन, ठीक है, गियर से ही बदलते हैं। जैसे हमारी बाइक है, बाइक से भी देखो हमें लो स्पीड चाहिए, हाई स्पीड चाहिए, तो गियर से ही बदलते हैं। तो इससे भी बड़े आराम से आप कर सकते हैं। चलते हैं आगे। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, इन सिंपल सीरीज RLC सर्किट करस्पॉन्डिंग टू इनफाइनाइट कैपेसिटेंस एंड जीरो इंडक्टेंस, एल की वैल्यू जीरो और एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट, एक्स ही है, ठीक है, और एक्सएल की वैल्यू आपकी मतलब सी की वैल्यू इनफाइनाइट है और एक्स सॉरी एल की वैल्यू जो है जीरो है। तो देखिए ये क्या होगा, हमारा टोटली जो है ये प्योर रजिस्टिव सर्किट हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, क्योंकि एक्सएल बराबर एक्सी वाला आप लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जी देखिए एक्सएल के लिए एल जीरो हो गया तो ये जीरो हो गया, एक्सी के लिए क्या होता है 1/2πfc होता है, यानी कि सी इन्वर्सली होता है। अब इन्वर्सली में जो इन्फानाइट है सी की वैल्यू, तो ये लगभग जीरो ही तो आएगा, मान सकते हैं। तो जब एक्सएल और एक्सी दोनों ख़त्म हो गए, ठीक है, तो हमारा प्योर रजिस्टिव बन गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, कन्वर्ट, ठीक है, ये एक डेसिमल नंबर है, इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो इसे सिंपल तरीके से आप कन्वर्ट करिएगा। देखिए पहले क्या करिएगा, एक तो मेथड होता है हमारा पॉइंट के इधर हम 2 से गुणा करते जाते हैं इसे, ठीक है, लेकिन जब पॉइंट के इधर आते हैं तो वो डिवाइड करते जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 7 है, तो 7 इंटू 1/2 प्लस 1 ऐसे करके होता है, ठीक है, यहाँ माइनस होता है, अगर इधर है तो माइनस, नहीं तो नीचे। तो ये तो आप फॉर्मूला जानते होंगे, लेकिन अगर इससे नहीं करना चाहते हैं तो सीधे सीधे ऐसे कर दिया करिए। देखिए ये 0.7854 है, ठीक है। तो इसे आप पूरी तरह से पहले इसे पॉइंट को गायब कर दीजिए, ठीक है। अगर पॉइंट को हटाते हो तो वहाँ पे 4 डिजिट पे है, तो यहाँ पे 4 जीरो आ जाएंगे आपके, ठीक है। अब ये देखिए आप सिंपल एक नंबर हो गया, पॉइंट हट गया यहाँ से। अब इसे आप डिवाइड करके अपना 2 से कर लीजिए, जैसे करते हैं निकालते हैं, ठीक है, कर लीजिएगा। फिर जो आएगा बस 4 डिजिट पे उसके आप पॉइंट रख दीजिएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। आप कैसे भी कर सकते हैं, इस मेथड में आपको ज़्यादा गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो जो आपको अच्छा लगे वैसे कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, which law state that sum of voltage around closed loop circuit is equal to 0, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल, इसका तो कोई यूज ही नहीं है यहाँ पे। सर करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल तो आप जानते ही हैं, ये वोल्टेज डिवीजन रूल का इन्वर्स होता है। और जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होता है यानी केवीएल होता है, इसे ही हम यूज करते हैं, यानी कि सिमेस में जो टोटल ईएमएफ होता है, अलजेब्रिक सम जो होता है ईएमएफ का समेशन जो होता है वो 0 होता है। तो बस ये चीज़ केसीएल ही है। और किरचॉफ करंट लॉ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो किसी नोड पे, मान लीजिए पर्टिकुलर नोड है, यहाँ से एक करंट जा रही है, एक यहाँ आ रही है, ये करंट यहाँ, एक यहाँ जा रही है, तो यहाँ पे जो अलजेब्रिक सम होगा इनका वो 0, यानी इस नोड पे बिल्कुल करंट 0 होगी, जितना यहाँ जाएगी उतना यहाँ चली जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, आने वाली करंट जो होती हैं वो जाने वाली करंट के बराबर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, स्पेस दिया है आपको, पूछा है आपसे, द ससेप्टिबिलिटी विल डिक्रीज with increase in temperature and they have relatively small susceptibility at all temperature, ठीक है। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो उस टेम्परेचर के इन्वर्सली होता है, उसका जो आपका परमेबिलिटी होता है, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पर डायमैग्नेटिक की बात की जाए, ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर से। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, स्पेस दिया आपको और बोला कि पोजेज नो फ्री चार्ज कैरियर एंड दस आर नॉन कंडक्टर। तो किस में जो है जो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, भाई अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कंडक्टर नहीं हो गया, इंसुलेटर हो गया, ठीक है। जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी होती है, 0 हो गए तो इंसुलेटर बन गया, कंडक्टिविटी 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 16, द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन यूजफुल पावर एंड टोटल पावर इज, ठीक है। तो भाई पावर फैक्टर हमारा जो होता है cos फाई, वो यही तो होता है जो हमारा वोल्ट एम्पियर है, ठीक है, और जो एक्टिव पावर लोड पे जितना हमारा वोल्टेज और करंट मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, जैसे ऐसे होता है, ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ एक्टिव पावर
यहाँ रिएक्टिव पावर, ठीक है, और यहाँ जो होता है हमारा वो वोल्ट एम्पियर होता है, ठीक है। इसके बीच का जो एंगल होता है ये cos फाई होता है, इसे आप याद रखिएगा। तो अगर इसके में रिलेशन देखा जाए तो हमारा जो फाई होगा वो इसके यानी एक्टिव पावर को, ठीक है, एक्टिव को अगर हम वोल्ट एम्पियर से डिवाइड कर दें तो हमारा cos फाई मिल जाएगा। तो इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा है, स्पेस दी आपको हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ स्टोरिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा जो है किस में स्टोर हो सकती है, तो डैम्पर में बिल्कुल नहीं, डैम्पर फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं, मास बिल्कुल नहीं। तो आपका जो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग मान लीजिए ऐसी एक स्प्रिंग आपको दिख रही है, ठीक है। अब इसे अगर आप दबा देंगे, इधर से किसी चीज़ से दबा दीजिए तो ये इतनी छोटी सी हो जाएगी ऐसे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उसे हटाएंगे तो तुरंत उतना वो फैल जाएगी, ठीक है। या इसे खींचेंगे आप तो ये अपोज करेगी। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा है, ए रजिस्टर कैपेबल ऑफ इंक्रीमेंटिंग एंड डिक्रीमेंटिंग इट्स कंटेंट, ठीक है। तो काउंटर ए माइक्रो प्रोसेसर से आपका है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर से एक क्वेश्चन आपको पूछ दिया है, पढ़ लीजिएगा। तो काउंटर होता है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा है, व्हाट इज़ द मोटर लोड फैक्टर व्हेन मोटर ऑफ 20 HP ड्राइव कांस्टेंट ऑफ 15 HP लोड, ठीक है। यानी कि एक मोटर है वो 20 HP की है, रेटेड है, लेकिन 15 HP पे चलाई जाती है। तो इसका जो लोड फैक्टर होगा वो क्या होगा, ठीक है। लोड फैक्टर आप देख लीजिए क्या होता है, किसी मोटर पे जो उसकी रेटिंग है, ठीक है, यानी 20 HP और उससे जो डिवाइड करिए जितने पे लोड पे वो चल रहा है, जैसे 15 पे चल रहा है, ठीक है। तो अब इसे डिवाइड करिए आप, कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। तो ये देखिए 0.75 आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करिए तो वो परसेंटेज में आपको मिल जाएगा 75%। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, फॉलोइंग टाइप ऑफ सिस्टम यूज कंसेप्ट ऑफ ओपन लूप सिस्टम इज फॉरवर्ड पाथ वन आर मोर फीडबैक लूप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट, ठीक है। तो ऐसा कौन सा आपको कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलता है जिसमें जो आउटपुट मिलता है हमारा उसका लिंक इनपुट से रहता है, ठीक है। ये हमारा अगर इनपुट है, ठीक है, ये आउटपुट है, तो ये बीच में जो फीडबैक दिया जाता है तो हमारा हो गया आपका गेन। इसमें जो फीडबैक दिया जा रहा है 1 + बीटा, ठीक है, जो गेन हो गया। तो ये जो है किस में रहता है, तो ये क्लोज लूप में रहता है। बढ़ते हैं आगे, ये जानते रहिए क्लोज लूप सिस्टम में अगर आप फीडबैक दे रहे हो तो इससे हमारा गेन जो होता है वो घट जाता है, ठीक है। गेन घट जाएगा इससे ज़्यादा, लेकिन बैंडविड्थ जो होती है आपकी वो बढ़ जाती है। इस चीज़ याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बन गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, द डिफरेंस बिटवीन द टूथ स्पेस एंड द टूथ विड्थ ऑफ मैकेनिकल सिस्टम विथ इसेंशियल फॉर रैपिड वर्किंग गियर ट्रांसमिटेड इट नोन एज, ठीक है। तो इसे हम बैकलास कहते हैं, ठीक है। ये मैकेनिकल का पार्ट है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हैं, इस पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 22, ए सीरीज RLC सर्किट, ठीक है। एक सीरीज हमारा R और L और कैपेसिटेंस हमारा, ये सर्किट हमारा सीरीज यहाँ सप्लाई दी जा रही है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि जो C की वैल्यू आपकी है वो कितनी है, 100 माइक्रोफैरड है, ठीक है। और L की वैल्यू आपकी जो दे रखा है इन्हें 160 मिली हेनरी दे रखा है, और आपका जो R की वैल्यू दे रखा है वो 40 ओम दे रखा है इसने। अब आपसे पूछ दिया है कि इम्पीडेंस, और वो देखिए सीधे सीधे इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं, जेड जो हमारा होता है √R का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, सॉरी यहाँ प्लस रहेगा, और यहाँ पे XL - XC, ठीक है, इनका स्क्वायर रहेगा। तो XL XC में जो बड़ा हो उसका स्क्वायर करो तो प्लस में ही आ जाएगा, चाहे नेगेटिव में भी अंदर आए ओवरऑल प्लस में आएगा, ठीक है। इसको कर लीजिएगा, ठीक है। XL XC की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ओमेगा की वैल्यू इसने दे रखा है तो आसान हो जाएगा निकालने में आपको। ये निकाल के घटा के करिएगा तो आपका ये मिल जाएगा 43.9 ओम, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 23, विच ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ मोटर हैज़ द आर्मेचर प्लेस्ड रोटर एंड फील्ड वाइंडिंग प्लेस्ड टू परमानेंट मैग्नेट पोल्स फ्लक्स ड्यू टू स्टेटर टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो भाई देखिए PMMC जो होता है परमानेंट मैग्नेट होता है वो, उसे उस मोटर को हम PMMC उसे ही तो बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट। तो ये सीधा सा क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 24, फर्मी एनर्जी लेवल इज एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाइज। देखिए इसे आप थोड़ा समझिए, ये हमारा हो गया आपका वैलेंस बॉन्ड, ठीक है, और इसके थोड़ा ऊपर आप चले जाइए तो ये होता है कंडक्शन बॉन्ड, ठीक है। ये हमारा हो गया कंडक्शन बॉन्ड, ये हमारा हो गया वैलेंस बॉन्ड। इसके बीच में देखिए हमारा मिड पे बिल्कुल रहता है, जब तक कोई डोपिंग नहीं है, ठीक है, तब तक यहाँ पे मिड पे रहेगा आपका जो होता है वो फर्मी लेवल, ठीक है। और जैसे अगर एन टाइप की डोपिंग कर देते हो तब ये आपका कंडक्शन बैंड की तरफ पहुँच जाएगा, ठीक है, थोड़ा ऊपर खिसक जाएगा। और अगर पी टाइप का करते हो तो थोड़ा नीचे खिसक जाएगा। इसे याद रखिएगा, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ एसी ट्रांसमिशन सिस्टम। तो भाई ये देखिए एसी ट्रांसमिशन सिस्टम में तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी इजीली स्टॉप एट स्टेप डाउन, ठीक है, और स्टेप अप स्टेप डाउन आसानी से कर देंगे। डीसी के लिए ट्रांसफार्मर वर्क करता नहीं है, आपको पता है, तो काफ़ी छोटा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द सिस्टम विच कंट्रोल द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन आर नोन एज, भाई ड्राइव, ठीक है। आजकल तो ड्राइव का यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, स्टार्टर वगैरह धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है, जब से सेमीकंडक्टर का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप इसे जानते रहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27, कह रहा आर द हुज फील्ड मैग्नेट इनर्जाइज फ्रॉम इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ डीसी करंट, ठीक है, तो सेपरेटली एक्साइट बोलेंगे, ठीक है, अलग से एक्साइटेशन दिया जा रहा है उसे। क्वेश्चन 28 क्या कह रहा है, इस पे दिया आपको और बोला है कि ऑफ द सिस्टम को टू ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ये सी एस क्या है, तो इम्पल्स रिस्पांस का जो हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन होता है, ठीक है, वो सी एस होता है, इसे याद रखिएगा। तो ये फार्मूला पहुंच दिया है कंट्रोल सिस्टम से था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, ये देखिए क्या रहा आपका, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर 6 पोल 50 हर्ट्ज सप्लाई व 3 फेज सोर्स, द रोटर रोटेट से 800 RPM, कैलकुलेट द स्लिप, ठीक है, स्लिप कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो आप पहले सिंक्रोनस स्पीड निकाल लीजिएगा, तो कितनी हो जाएगी आपका 50 हर्ट्ज है। और पोल कितने नंबर ऑफ पोल, तो आपके पोल हैं 6, ठीक है, तो यहाँ से देखिए 20 आ गया है आपका, तो 1000 RPM आपकी आ गई। तो देखिए स्लिप निकालने के लिए क्या करते हैं, 1000 में से आप इसे 800 घटा दीजिए, ठीक है, तो 200 आ जाएगा आपका, और उसके बाद सिंक्रोनस स्पीड से इसे डिवाइड कर दीजिए 1000 से, ठीक है। तो देखिए 0.2 आ गया, ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, तो शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग करंट जो होता है हमारा, शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग करंट होता है, डिफाइन एज द मैक्सिमम करंट ऑफ थ्रू द ब्रेकर इज फ्रॉम द टाइम अकरिंग शॉर्ट सर्किट टू द टाइम, मतलब जिस टाइम शॉर्ट सर्किट होता है उसे क्या कहते हैं, तो भाई सिंपल सी बात है, शॉर्ट सर्किट करंट ही कहेंगे, ब्रेकिंग करंट होती है वो। पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, रडार ट्रैकिंग सिस्टम, मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम, मशीन टूल्स, पोजीशन कंट्रोल द एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, तो रडार वगैरह में जो होता है वो पोजीशन कंट्रोल सिस्टम होता है, ठीक है, उनकी पोजीशन जैसे जैसे वेरी करेगी उस हिसाब से हमें इंडिकेशन मिलता है। तो ये तो काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं और आगे भी ऐसे आएंगे, इससे आप जरा भी वो मत होइएगा कि टफ क्वेश्चन आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे, बस आप जितने भी क्वेश्चन आपको मिले प्रीवियस ईयर के रिवाइज करते जाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, आपको स्पेस दिया है, इज इक्वल टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट आउटपुट टर्मिनल, ठीक है, नॉर्टन जो होता है हमारा, ठीक है, नॉर्टन थ्योरी ये हो गया हमारा, और पैरेलल में इसके रेजिस्टेंस होता है, ये हमारा आउटपुट होता है, ठीक है। तो इस करंट को हम नॉर्टन करंट बोलते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं, RN नॉर्टन रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। ये रेसिप्रोकल होती है हमारी थेवेनिन, ठीक है, थेवेनिन थ्योरम का रेसिप्रोकल नॉर्टन थ्योरी होता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, स्पेस दिया है आपको, मेजरमेंट ऑफ द मेजर द चेंज इन इनपुट आउटपुट अगर व्हेन द क्वांटिटी बी मेजर्ड, देखिए सेंसिटिविटी की बात किया है, क्या होता है कि अगर थोड़ा सा चेंज हमें आउटपुट देखने को मिल रहा है, अगर हम इसमें इनपुट में थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है, तो इसे ही हम सेंसिटिविटी बोलते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा भी चेंज हो तो ये आउटपुट में हमें डिटेक्ट हो जाना चाहिए, तो हाई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इन स्प्लिट फेज मशीन द मेन वाइंडिंग लो रेजिस्टेंस बट हाई रिएक्टेंस द स्टार्टिंग वाइंडिंग हैज़, ठीक है, तो इसमें रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की बात किया है। तो देखिए रेजिस्टेंस हाई रहता है, ठीक है, और रिएक्टेंस जो रहता है उसे लो रखते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर रिएक्टेंस को हाई कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट हो जाएगा और ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, इसलिए हम इसे कम रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। और रेजिस्टेंस ज़्यादा रहने से टॉर्क भी ज़्यादा मिलता है,
आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रिकल मशीन में। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है आपको, विच अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसड्यूसर कॉमनली यूज फॉर कन्वर्ट एंगुलर पोजिशन ऑफ, देखिए एंगुलर से आपको एंगुलर डाटा कौन सेंड करता है, सिंक्रोज करता है, ठीक है, कंट्रोलिंग में या ट्रांसमिट करने में एक डाटा से दूसरे डाटा में, मतलब ये सिंक्रोज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इससे हमेशा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, याद रखिएगा इसे, ठीक है। और पूछते हैं एंगुलर जो स्पीड होती है किससे मेजर करते हैं, तो वो रोटामीटर से मापते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन 36 क्या कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग मेजर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ओवर टाइम, ठीक है। तो करंट जो होता है हमारा dq/dt, ठीक है, ये हमारा आ गया आई, SI यूनिट इसकी होती है एम्पियर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 37 पे, विच ऑफ फॉलोइंग इज द कवरिंग ऑफ द प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द इनर पार्ट्स ऑफ द इंडक्शन मोटर। तो देखिए स्टेटर फ्रेम जो होता है, ठीक है, बाइंडिंग को वही प्रोटेक्शन करता है, आर्मेचर बाइंडिंग को, सबको पता है, छोटा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 38, देखिए स्पेस दिया है, इज अ कंबाइंड यूनिट ऑफ एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर, ठीक है। तो मल्टीमीटर जो होता है हमारा वो करंट भी मेजर करता है, वोल्टेज भी और रेजिस्टेंस भी, तो ये मल्टीमीटर कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, इन मोटर ऑपरेटिंग इफ द एनी टाइम, ठीक है, कोई मोटर वो हमेशा कब ऑन करेगा, जब TE यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो होता है वो ज़्यादा होना चाहिए लोड टॉर्क से, ठीक है। ये जो लोड टॉर्क है आपका ये हमेशा कम होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, तभी तो मोटर घूम पाएगा, नहीं तो ब्रेक हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन 40 क्या कर रहा है, स्पेस दिया है, परफॉर्म द डायोड फॉरवर्ड बायस ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल एंड द इनपुट नेगेटिव डायोड क्लिपिंग सर्किट, ठीक है। तो आपको क्लिपर और क्रैम्पर अगर पढ़ेंगे आपको, क्वेश्चन बिल्कुल सेकंडों का है ये, ठीक है। नेगेटिव हाफ साइकिल विद रेक्टिफिकेशन, ये सब चीज़ें जो है, देखिए अगर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ देता है कि कोई हम मान लो जो क्लिपर है, ठीक है, और उसमें जो है हम आपको एक्टिव मटेरियल को बंद कर देते हैं, तो किस तरह से ये बिहेव करेगा, ठीक है। कोई सोर्स में करंट या बैटरी का हटा देते हैं, तो ये एक तरह से रेक्टिफायर की तरह वर्क करने लगता है। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है, इसे आप दिमाग में बैठा लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41, सर्वो मैकेनिज्म आर, ठीक है, सर्वो मैकेनिज्म क्या है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। अभी मैंने आपको बताया जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को, वो इसी के थ्रू करते हैं, यही सिस्टम यूज होता है, क्लोज लूप होता है वो। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, स्पेस दिया है, प्रोसेस प्लेटिंग ए मेटल अदर बाई हाइड्रोलिसिस, मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात किया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से एक बात और याद रखिए, जिस धातु पे हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है उसे हम निगेटिव टर्मिनल पे जोड़ते हैं, ठीक है, और प्लस टर्मिनल पे हमारा क्या होता है जिसका हमें करना होता है, तो वो यहाँ से जो है सारे जो उसके एटम्स होते हैं वो यहाँ पे जाके नेगेटिव पे स्टेबल होने लगते हैं, ठीक है। इसे भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है आपको, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाई ए सर्किट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कॉल्ड, तो वाट आवर, ठीक है, किलोवाट घंटा जो होती है SI यूनिट होती है एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44, द फंक्शन ऑफ दिस एलिमेंट इज टू मैनिपुलेटिंग ऑफ सिग्नल प्रोसेस टू प्रिजर्विंग द ओरिजिनल नेचर ऑफ द सिग्नल, ठीक है। मैनिपुलेटिंग यानी कंट्रोल करना, उसमें ऐड करना या मल्टीप्लाई करना, जिससे कि हमें जो आउटपुट मिलना चाहिए था वो मेंटेन रहे, ठीक है, इसे मैनिपुलेटिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये वेरिएबल मैनिपुलेटिंग एलिमेंट हो गया, ठीक है, जैसे चेंजिंग होती है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे, क्या कह रहा है कि स्पेस दिया आपको, कंसिडर हाई फ्रिक्वेंसी परमानेंट मैग्नेट मोटर, ठीक है। तो हाई एफिशिएंसी परफॉर्मेंस का जो परमानेंट मैग्नेट DC मोटर होता है उसका यूज चोपर और इसी मतलब इनके बारे में, इसमें कौन सा यूज होता है ये पूछा है सीधे सीधे। तो DC सर्वो मोटर ज़्यादा यूज होता है क्योंकि इसी स्पीड कंट्रोलबिलिटी इसकी जो होती है वो काफ़ी बेहतर होती है कंपेयर टू AC, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन प्रोटेक्शन डिवाइस दैट मेक द और ब्रेक सर्किट आइदर मैनुअली और रिमोट, ठीक है। तो जो सर्किट ब्रेकर होता है ये दोनों टाइप से कंट्रोल होता है आपका, एक तो मैनुअल होता है जो हम अपने हाथ से करते हैं, और दूसरा जो होता है हमारा वो रिमोट कंट्रोल होता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन 47 क्या कह रहा है, स्पेस दे रखा है, और यूजुअली डिफिकल्ट टू ट्रीट द मैथमेटिकली
देर आर नो जनरल मेथड ऑफ अवेलेबल फॉर द सॉल्विंग वाइड क्लास ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। तो नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम जो होता है, ठीक है। अब भाई नॉन लीनियर तो इसकी कंट्रोलेबिलिटी या फिर इसका आउटपुट वगैरह कांस्टेंट तो है नहीं, ठीक है। तो इसमें हमें प्रॉब्लम होती है, तो वही पूछा है, तो इनमें से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, is defined as the degree of measurement system. It indicate changes of the measure and the without any dynamic error, ठीक है। तो फाइडेलिटी जो हमारी होती है, फाइडेलिटी का मतलब ये होता है कि कितने जल्दी जो है हमारा एक फिक्स जो बार बार एक ही रीडिंग आती है। जैसे मान लीजिए हमें 50 वोल्ट मेजर करना है, तो जिस भी इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करें वो हमेशा जल्दी से बिल्कुल और 50 वोल्ट ही बताए, ना कि कभी 51 बता रहा है, कभी 52, कभी 49, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसे हम फाइडेलिटी बोलते हैं। क्वेश्चन 49 क्या कर रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ वोल्टेज। तो वी क्या होता है, W/Q होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा जूल, ये हो गया पर कूलम। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसे आप माइंड में लेके चलिए। अब आगे भी ऐसे ही आएंगे, मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ आपसे, तो आप ये सब तैयार करके जाइएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग प्रोवाइड द लीडिंग करेंट एट न्यूट्रलाइज या टोटली अप्रॉक्सीमेटली द लैगिंग इंडक्टिव कंपोनेंट लोड करंट, ठीक है। मतलब क्या कि हमें ये चीज़ आप जान लो कि जहाँ पे रिएक्टिव पावर की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो जैसे हमारा कोई भी लोड लगा है, इंडक्टिव लोड लगा है, ठीक है, तो उसे जो रिएक्टिव पावर की ज़रूरत होगी वो ऐसे होगी कि ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। इसे लैगिंग रिएक्टिव पावर की ज़रूरत होगी जो ये एब्जॉर्ब करेगा और लीडिंग को डिलीवर करता है, ठीक है। अगर भाई एक चीज़ अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो मतलब अगर लीडिंग एब्जॉर्ब कर रहा है तो लैगिंग डिलीवर करेगा, या लीडिंग एब्जॉर्ब कर रहा है तो लैगिंग डिलीवर करेगा। तो स्टैटिक कैपेसिटर जो है यूज होता है, ठीक है। तो स्टैटिक कैपेसिटर क्या करता है, लीडिंग को एब्जॉर्ब करता है, तो सॉरी लैगिंग को। तो जैसे ही कोई हमारा इंडक्टिव लोड वो डिलीवर करेगा लैगिंग, तो ये एब्जॉर्ब करेगा और लीडिंग को ये सप्लाई दे देगा, ठीक है। तो ये पहला दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखिए स्पेस दिया आपको, इन एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंट बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। तो वोल्ट मीटर जो आपका होता है वो पोटेंशियल डिफरेंट बताता है, आप सबको पता है, छोटी चीज़ है। एमीटर को हम करंट करते हैं। एमीटर देखिए किस में यूज होता है, तो हमेशा सीरीज सर्किट में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है। और देखिए वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लायर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, शंट का यूज करते हैं, ठीक है। और एसी के केस में सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं करंट के लिए, और पीटी यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं हाई वोल्टेज के लिए। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 क्या करा है, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, ठीक है। तो इंट्रिंसिक है यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ होल्स के, तभी तो न्यूट्रल कंडीशन में रहता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, इस पे दे रखा है और बोला है कैन बी डिफाइन एज द अबनॉर्मल कनेक्शन ऑफ वेरी लो इम्पीडेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल विदर मेड इंटरमिटेंटली और एक्सीडेंटली, ठीक है। डिफरेंट लेवल के वोल्टेज हैं यहाँ पे, ठीक है, V1 V2, और इन्हें अगर मिला दिया जाएगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, केबल यहाँ पे फेल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, याद ही होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे, देखिए क्या बोला है, मिक्स्ड नोड इज डिफाइन एज। तो मिक्स्ड नोड जो होता है हमारा, ठीक है, वो क्या होता है कि वहाँ पे कुछ करंट आपको आती हुई मिलेंगी, कुछ जाती हुई मिलेंगी, ठीक है। यहाँ जा रही है, यहाँ से आ रही है करंट, तो ये मिक्स्ड नोड की कैटेगरी में आएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, द फंक्शन ऑफ, ठीक है, स्पेस दे रखा है, इज टू फैसिलिटेट द कलेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम द आर्मेचर कंडक्टर, ठीक है। तो कम्यूटेटर जो होता है हमारा, ये क्या कर रेक्टिफिकेशन का काम करता है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ी हमें गलती मिल रही है, क्योंकि देखिए जो कलेक्ट होती है करंट वो ब्रश के थ्रू कलेक्ट होती है, ठीक है, और ब्रश से कम्यूटेटर में जाता है, ठीक है। ये मैटर थोड़ा यहाँ पे काफ़ी वो है, ब्रश सही होना चाहिए था, ठीक है। तो इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा या थोड़ा देख लीजिएगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और हाँ, डीसी हमेशा जो होती है मैक्सिमम डीसी 600,
ठीक है, 50 वोल्ट तक ही जनरेट की जाती है, इससे ज़्यादा नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि कम्यूटेशन में, मतलब कम्यूटेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, इंसुलेशन वगैरह में, क्योंकि आपको पता है कि बहुत पतला इंसुलेशन यूज़ होता है कम्यूटेटर में। भाई वोल्टेज ज़्यादा होगा तो इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगा, तो इसलिए हम लो लेवल पे ही इसका जनरेशन करते हैं डीसी के केस में। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है आपको? कह रहा है कि इन ए कैपेसिटर फिल्टर रेक्टिफायर, ठीक है, कैपेसिटर फिल्टर रेक्टिफायर सर्किट है। देखिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एक होता है इंडक्टर और एक होता है कैपेसिटर फिल्टर, ठीक है। तो इंडक्टर कैपेसिटर जो लार्ज करंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है, और कैपेसिटर फिल्टर जो होता है वो लो करंट के लिए यूज होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसे भी याद रखिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ देखिए लोअर हो जाएगा, लो कैपेसिटर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, स्पेस दे रखा है आपको और बोला एम्प्लॉय द मेश एनालिसिस, फाइंड द डिफरेंट मेश करंट बाय फाइंडिंग द आईआर प्रोड्यूस इन ईच मेश, ठीक है, आईआर ड्रॉप। तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं केबीएल यूज़ होता है इसमें, ठीक है। किसी भी बंद सर्किट में, जैसे ये है हमारा एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। तो यहाँ से आपके यहाँ मान लीजिए V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है, तो इसका जो समेसन होगा सभी वोल्टेज का, ठीक है, वो हमेशा 0 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे केबीएल लगाएंगे और ये I1 करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे R1 है, I1 R1 I1 2 यहाँ से करेंगे सब 0 मिलेगा किसी भी लूप में। तो वो यही चीज़ पूछा है। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाइब्रेशन गैल्वेमीटर, ट्यूनेबल एम्पलीफायर एंड हेडफोन्स आर यूज, ठीक है। एसी ब्रिज, जो हमारा एसी ब्रिज होता है ये यूज होता है आपका, ठीक है। ट्यूनिंग सर्किट में हमेशा एसी ब्रिज यूज होता है, ये बस यही चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? स्पेस दे रखा है, आल्सो नोन एज इन्वर्टर। तो नॉट गेट जो होता है हमारा, ठीक है, ये हमारा नॉट गेट है, बबल लगे होते हैं। तो यहाँ पर अगर ए दे रहे हैं तो यहाँ पे ए बार मिलेगा, अगर यहाँ पे बी दे रहे हैं तो बी बार मिलेगा, और यहाँ पर अगर बी बार दे रहे हैं तो यहाँ पे बी मिलेगा, ठीक है, यानी उल्टा मिलेगा, तो इसे इन्वर्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या करा है? इसने स्पेस दे रखा है, इन इंडस्ट्रीज, स्पेस दे रखा है, इज रिक्वायर्ड फॉर द मेल्टिंग मेटल्स, मोल्डिंग ग्लास, इनेबलिंग द कॉपर, ठीक है। पिघलाने उगलाने के लिए जितना भी हमारा यूज़ होता है उसमें, गर्म करने के लिए, सुखाने के लिए, सब वहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटिंग ही यूज़ होती है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटिंग बहुत प्रकार की हीटिंग है, ठीक है। जैसे आपका वो हो गई आपकी, जैसे एक तो रेजिस्टेंस बेस पे होती है, रेजिस्टेंस हीटिंग होती है, ठीक है, और दूसरी होती है जो आपका वो जो ईडी करंट और उस पर हिस्टेसिस पे बेस्ड होती है। तो काफ़ी टाइप की हैं, लेकिन ये सारी जो कैटेगरी वो इलेक्ट्रिक के अंतर्गत आती हैं, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 क्या करा है? हाई रेजिस्टेंस आर प्रोवाइडेड विद द गार्ड टर्मिनल, दिस गार्ड टर्मिनल यूज टू बाईपास द लीकेज करंट, ठीक है। लीकेज करंट को बाईपास करने के लिए गार्ड टर्मिनल यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या करा है? स्पेस दे रखा है, ऑफ द consumers may be either connected to distributor substation depending upon the position of arrangement of consumers, ठीक है। तो सर्विस मीन्स जो होता है, ठीक है, एक देखिए डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है कि एक फीडर आता है जो सब स्टेशन हमारा होता है, ठीक है, ये होता है हमारा फीडर। फीडर जाके मिल जाएगा आपके डिस्ट्रीब्यूटर से, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटर से निकलेगा सर्विस मीन जो हमारे घर में लगा रहता है, मतलब ये वायर जो हमारे घर से पोल तक लगे रहते हैं, ये होते हैं सर्विस मीन्स, ठीक है। फीडर की डिजाइनिंग करंट रेटिंग से की जाती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर की वोल्टेज ड्रॉप पे यानी IR, तो ये चीज़ याद रखिएगा, इस पर भी क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या करा है? द पोल फेसेस से फिट कर्वेचर ऑफ द आर्मेचर आर नोन एज, ठीक है। तो देखिए ऐसे हमारा पोल है, मोलियन पोल है, तो इस पर जो ये पोल शू लगे रहते हैं कुछ इस टाइप के लगे रहते हैं, ठीक है। ये इसलिए कि ये फ्लक्स को पूरी तरह से बिखरा सकें, ठीक है, और बाइंडिंग में थोड़ा ये सपोर्ट करें, तो इसे हम पोल शू कहते हैं। तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है? कंट्रोल सिस्टम विच आउटपुट हैज़ नो इन्फ्लुएंस इफेक्ट ऑन द कंट्रोल एक्शन द इनपुट सिग्नल इज कॉल्ड। तो भाई जब फीडबैक खत्म हो गया तो ओपन लूप हो गया सीधे सीधे। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है? सम मेटल्स लॉस ऑल रेजिस्टिविटी अब्रप्टली एंड कम्प्लीटली सम लो टेम्परेचर अब 0 के लिए दी फिनोमेना, ठीक है। तो ये देखिए क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिन्हें हम 0 केल्विन टेम्परेचर पे लाते हैं,
ठीक है, टी जो हमारा 0 केल्विन पे, तो वो सुपर कंडक्टर की उसमें यानी कि उसकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो 0 हो जाती है, आर टोटली 0 हो जाता है, तो उसे सुपर कंडक्टर कहते हैं। जैसे कि मरकरी के केस में हमारा होता है जो वो 4.12 केल्विन होता है, इसे याद रखिएगा। इतनी टेम्परेचर में मरकरी जो होता है वो सुपर कंडक्टर बन जाता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 क्या करा है, ड्रेन करंट वर्सेस गेट करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन चैनल इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट इज। ठीक है, तो देखिए इन्हांसमेंट टाइप का कह रहा है, ठीक है, डिप्लीशन नहीं कह रहा है, डिप्लीशन कहता तो यहाँ पे जो निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते गेट पे और उसके लिए पॉजिटिव करते हैं, ये सब चीज़ें आप अगर मॉसफेट पढ़े होंगे तो सब कुछ आपको अच्छे से पता होंगी। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आप देखिए, यहाँ पे ड्रेन करंट है, ये हमारा गेट टू सोर्स वोल्टेज है, और ये जो देखिए यहाँ से करंट बढ़ रही है, इसके पहले 0 है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा, वी टी से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा इसका कैरेक्टरिस्टिक है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, द मोस्ट कन्वेंशनल मेथड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर विद द रीजनेबली हाई एफिशिएंसी। ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट, सोलर, हाइड्रोइलेक्ट्रिक और न्यूक्लियर। ठीक है, तो मोस्ट कन्वेंशनल जो सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है आजकल वो ये थर्मल यूज होता है। ठीक है, लगभग 70% जो, ठीक है, 70% जो हमारा पावर जनरेशन होता है वो थर्मल के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड टू बैटरी टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिटर्न टू द बिफोर डिस्चार्ज डिफाइन एज। ठीक है, तो एनर्जी इफिशियंसी, ठीक है, सीधी सी बात है, तो मैंने आपको बता ही दिया, एक होती है वाट आवर बैटरी की इफिशियंसी, एक होती है हमारी एम्पियर आवर। एम्पियर आवर हमेशा ज़्यादा होती है कंपेयर टू वाट आवर। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। देखिए टैग एंड गैलोमीटर जो होता है स्टैंडर्ड लेबोरेटरी वगैरह में यूज होता है, ये प्राइमरी की कैटेगरी में आता है। बाकी एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर इंडिकेटिंग या सेकेंडरी की कंडीशन में आ जाते हैं, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, द इंस्ट्रूमेंट विच ए परमानेंट मैग्नेटिक क्रिएटिंग स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन व्हिच ऑफ द कॉइल मूव इन नोन एज। ठीक है, तो ये परमानेंट मैग्नेट जिसमें एक हमारा छल्ला जो मेटल का रहता है वो इसके जो हमारा परमानेंट मैग्नेट होते हैं, मान लो ये ऐसा इसके बीच में ये घूमता है। ठीक है, तो इसकी बात कर रहा है, तो पीएमसी इंस्ट्रूमेंट में ये ऐसा होता है, और ये हमेशा जो है वो सिर्फ और सिर्फ डीसी मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, पीएमसी हमेशा डीसी मेजर के, इसका टॉर्क और वेट रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग वाइंडिंग प्रोसेस यूज कंटिन्यूसली टू फीड इलेक्ट्रोड थ्रू वेल्डिंग गन एंड द ऑपरेट नीड टू पुल इट ट्रिगर टू ऑर्डर टू फीड द कंज्यूमर इलेक्ट्रोड थ्रू। ठीक है, देखिए क्या होता है, एक हमारी वेल्डिंग जो होती है हमारी वो होती है टिक, और दूसरी वेल्डिंग होती है हमारी मिग। ठीक है, देखिए टिक वाले में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोड जो है वो कंज्यूम नहीं होता है, इसे क्या कहते हैं, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग कहते हैं इसे। ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रोड जो होता है वो कंज्यूम नहीं होता, लेकिन मिग में जो होता है वो इलेक्ट्रोड कंज्यूम होता है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। ये देखिए मेटल इनर्ट गैस। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72, विच पार्ट ऑफ द इंडक्शन मोटर अमंग द फॉलोइंग कैरीज द 3 फेज वाइंडिंग इन फेड फ्रॉम 3 फेज सप्लाई। ठीक है, तो स्टेटर में जो होता है हमारे इंडक्शन मोटर में जो 3 फेज वाइंडिंग वो स्टेटर में होती है, इसे याद रखिएगा। और रोटर पे हमारी जो होती है उसमें भी 3 फेज होती है, लेकिन वो शॉर्ट सर्किट की जाती है स्क्वायरल केस की कंडीशन में। ठीक है, और एक वाउंड टाइप का रोटर होता है, उसमें जो हम अलग से रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं जिससे हमारा टॉर्क जो होता है वो ज़्यादा मिलता है, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है, कंडक्शन ऑफ करंट बोथ डायरेक्शन इन एलिमेंट। ठीक है, जैसे कैपेसिटर हो गया आपका, रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, तो इनमें जो है दोनों तरफ से जो करंट फ्लो हो सकता है, या तो इधर से, मान लीजिए जैसे हमारा इंडक्टर है, इधर से भी करंट इधर आ सकता है, इधर से इधर, यानी कि दोनों दिशाओं में ये सेम बिहेवियर शो करता है, तो इसे हम बाइलेटरल एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, जबकि इन्हें पैसिव कहते हैं, जैसे हमारा इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस तीनों पैसिव की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा।
74 क्या कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग नॉट मेरिट ऑफ स्टैटिक रिले। तो फास्ट रिस्पॉन्स, कम्पैक्ट साइज, सेंसिटिविटी टू, तो ये तीनों तो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कंपलसरी, लेकिन लॉन्ग लाइफ इट इज़ नॉट कंपलसरी। तो हमारा डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 75 क्या कह रहा है, स्पेस दिया है, फाइंड द वोल्टेज पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट नोड दैट प्रोवाइड द कॉमन कनेक्शन अप टू और मोर सर्किट कंपोनेंट इन सर्किट। ठीक है, तो नोडल वोल्टेज एनालिसिस जो यूज़ करते हैं हम डिफरेंट नोड पे वोल्टेज ज्ञात करने के लिए। ठीक है, न्यूमेरिकल अगर इस पे आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा ये। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, नोडल एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इसका। क्वेश्चन 76 क्या करा है, द स्पेस दे रखा है, डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ ट्रांसफार्मर टू प्रोवाइड द कांस्टेंट वोल्टेज वेरिएबल लोड। ठीक है, वेरिएबल लोड पे मतलब कांस्टेंट वोल्टेज पे वेरिएबल लोड पे जो हमारा होता है वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर लोड अगर हम दे देते हैं ट्रांसफार्मर पे तो कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, कितना वोल्टेज हमारा कम हो गया। ठीक है, वही मेजर करता है हमारा वोल्टेज रेगुलेशन, जो कि लैगिंग पीएफ के लिए काफ़ी ज़्यादा मिलता है और लीडिंग के लिए हमारा जो कम मिलता है, नेगेटिव या फिर जीरो। इसे भी याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी। क्वेश्चन 77 क्या कह रहा है, स्पेस दे रखा है आपको और पूछा है कि इज़ द मशीन दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर आप जानते हैं, टरबाइन वगैरह से यहाँ पे इनपुट देते हैं जो कि मैकेनिकल एनर्जी होती है, और आउटपुट पे हमारा जो है यहाँ से अल्टरनेटर से मिल जाता है हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जो कि सब स्टेशन के थ्रू स्टेप अप करके हमें दूर दूर तक भेजना होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 78 स्पेस दे रखा है और कह रहा है कि इज एन द एनालिटिकल मेथड ऑफ यूज टू चेंज द कम्प्लेक्स सर्किट इनटू सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ सिंपल रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द सोर्स वोल्टेज। तो थेवेनिन क्या करता है, बहुत सारे वोल्टेज और करंट सोर्स को हम सिंगल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए, एक सिंगल हमारा वोल्टेज सोर्स हो गया, ठीक है, जिसे हम VTH यानी थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं, और सीरीज में एक रेजिस्टेंस होता है जिसे हम थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, और ये देखिए हमारा ये सर्किट हो गया। तो ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 79 क्या कह रहा है, ए वोल्टेज एज रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम व्हेन इज कनेक्टेड अक्रॉस द DC सर्किट पावर कंजम्पशन 2 मिलीवॉट। सपोज द वोल्टेज इज क्या कह रहा है, रिप्लेस्ड बाय द वोल्टमीटर ऑफ 400 ओम। ठीक है, 2000 ओम से 4000 ओम के वोल्टमीटर से रिप्लेस किया जाता है। द पावर कंजम्पशन विल बी। ठीक है, तो पावर क्या होता है हमारा, आई स्क्वायर आर होता है, हमारी पावर ये होती है। ठीक है, यानी पावर जो है आर पे डिपेंड कर रही है। तो भाई आर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2000 था, यहाँ 4000 हो गया, यहाँ दुगना हो गया सीधे। तो लेकिन यहाँ पे भी जब आर दुगना हो जाए करंट आधी हो जाएगी तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो प्रीवियस पावर थी हमारी वो I/2 का स्क्वायर करके और R/2 हमें जो मिलेगा, 2R मिलेगा, ये हमारा बाद वाली पावर मिलेगी। तो यहाँ से 2 से देखिए एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी पावर जो टोटल मिलेगी एक 2 यहाँ बच जाएगा ना, तो आधी हो जाएगी। तो हमारा जो 2 मिलीवाट से 1 मिलीवाट हो जाएगा। काफ़ी छोटा क्वेश्चन था, ये भी न्यूमेरिकल था। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कर रहा है, 80 क्या कर रहा है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सच दैट रिलेटिवली लार्ज डाइपोल मोमेंट काउज द प्राइमरली टू अनकम्पनसेटेड इलेक्ट्रॉन स्पिन मोमेंट। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैंने आपको समझाया था, ऐसे डाइपोल बना के दिखाया था। इसमें जो है डाइपोल बिल्कुल लगभग एक ही दिशा में होते हैं, बस थोड़ा सा इन्हें एक्साइटेशन दे दिया जाता है तो बिल्कुल एक डायरेक्शन में हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, ड्यू टू इट्स स्मूथ रोटर फॉलोइंग मोटर ऑपरेटिंग quantitatively does not suffer from magnetic pulsation caused slot salient pole। ठीक है, दैट आर प्रेजेंट इन द रोटर ऑफ द मोटर। ठीक है, इनमें कौन सी मोटर है जिसमें मतलब जो स्मूथली चलती है, इसमें कोई बाइंडिंग वगैरह कोई टीथ वगैरह होते ही नहीं है। ठीक है, तो हिस्टेरिसिस मोटर जो होती है इसमें कोई भी बाइंडिंग नहीं होती है रोटर में। ठीक है, और ये मोटर जो हिस्टेरिसिस लॉस पे वर्क करती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन का सही हो जाएगा। ये कई बार पूछा गया है, हिस्टेरिसिस मोटर में बाइंडिंग होती है कि नहीं रोटर पे, तो बिल्कुल नहीं होती है, बस वो मटेरियल होता है, रिलेक्टेंस बेस्ड होता है। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन 82 फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन रिप्रेजेंट। ठीक है, तो देखिए ई जो जनरेट होता है वो -d∅/dt, माइनस जो साइन आता है वो लेंज के रूल से आता है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन 83 क्या कह रहा है, द परसेंटेज ऑफ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन नॉर्मल डिफरेंट प्रोटेक्शन। ठीक है,
इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग शुड बी सेम। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर रेशियो जो होता है, ठीक है, वो जो हमारा होता है वो परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इसी से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 84 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग हैव द हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड एसेंशियली ऑर्डर टू द करंट ड्रॉन बाय देम इज स्मॉल, कंसिक्वेंटली द पावर अब्जॉर्ब इज स्मॉल। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हम बहुत कम रखते हैं, सॉरी बहुत ज़्यादा रखते हैं, ताकि करंट बिल्कुल भी ना जा पाए इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर का पावर बिल्कुल कम रहेगा। तो क्योंकि हम भाई देखो इसे पैरेलल में यूज़ करते हैं, ये हमारा सर्किट है, मान लो यहाँ पे कोई लोड लगा है, तो इसके अक्रॉस हम वोल्ट अगर मेजर करते हैं और सोचो इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कम हो जाए तो करंट यहाँ जाने लगेगी, यहाँ की पावर ज़्यादा कंज्यूम होगी इसके कंपेयर में, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 85, कैलकुलेट द आई यानी एमीटर करंट फॉर द ट्रांजिस्टर अल्फा DC 0.98 एंड IB। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, एमीटर करंट हमें कैलकुलेट करना है। अल्फा क्या होता है हमारा IC/IE। ठीक है, तो IB जो होता है आपको दे रखा है और अल्फ़ा भी दे रखा है DC का, तो इसे जो है आप कंपेयर करके निकाल लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ से तो इस फॉर्मूले से निकलेगा नहीं, IC पता नहीं है, IE भी नहीं पता है आपको, तो कुछ मत करिए। यहाँ पे अल्फ़ा दिया है तो आप बीटा निकाल लीजिए। बीटा जो क्या होता है, अल्फ़ा अपन 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, ये फार्मूले से निकालिए। तो यहाँ पे 98 रखिए यहाँ, तो 49 आ जाएगा बीटा। ठीक है, बीटा आपका 49 आएगा, करके देखिएगा। जब बीटा 49 आ गया तो बीटा क्या होता है, IC/IB होता है। तो अब देखिए यहाँ पे IB दे रखा है आपको, तो 49 में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप किसका, 49 का, सॉरी इसका 100 का, तो आपका निकल के आ जाएगा फिर। ठीक है, इसी फॉर्मूले लगेगा, करके आप देख लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन 86, स्पेस दे रखा है, सिस्टम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन परफॉर्म बाय द ईच कंपोनेंट एंड द फ्लो ऑफ सिग्नल। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम जो होता है आपका वो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, इसमें हम सिर्फ लिख देते हैं कि हाँ ये हमारा सर्किट ब्रेकर है, ये हमारा मोटर है, या ये हमारा फ्यूज है। ठीक है, उसमें दिखाते नहीं है, बनाते नहीं है डायग्राम। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम कहा जाता है, वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। क्वेश्चन 87 क्या कर रहा है, इन विच ऑफ मटेरियल द मैग्नेटिक फील्ड induce magnetic moment the oppose the very magnetic field and the actually causes it। ठीक है, क्या कह रहा है आपका, इन विथ विच मटेरियल यानी कौन से पदार्थ में मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इंड्यूस होता है वो अपोज होता है। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में विक्षेपित करता है, कहने का मतलब ये हिंदी में। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में आपको पता ही होगा कि इसकी जो म्यू आर होता है इसका वो 1 से कम होता है। ठीक है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में विक्षेपण देता है, तो इसे याद रखिएगा, सी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन 88 क्या कह रहा है, ए गुड इंसुलेटिंग मटेरियल शुड नॉट पोजेस, मतलब ये अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल क्या नहीं होता इसमें, नॉन यूनिफॉर्मिटी, विस्कोसिटी, हाई डाइलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, लीस्ट थर्मल एक्सपेंशन, लार्ज इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस। तो ये चीज़ तो होना ही चाहिए, 3 चीज़ कंपलसरी है, क्योंकि इंसुलेटर के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो भाई डाइलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, थर्मल एक्सपेंशन, ये सब तो बिल्कुल कंपलसरी चीज़ें हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म विस्कोसिटी, ठीक है, ये चीज़ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 89 क्या कर रहा है, स्पेस दे रखा है, और इज ए डिवाइस यूज इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम प्रोटेक्ट द इंसुलेशन एंड कंडक्टर्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, देखिए लाइटिंग अरेस्टर जो होता है ये प्रोटेक्शन यूज होता है, पता ही होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, तो ये पेपर सिल्क सेल्यूलोस वुड इस किस कैटेगरी में आते हैं, तो सीधे सीधे जानिए। हमारा होता है YAEBFHC। ठीक है, ये इतने हमारे कैटेगरी हो गई, और इसमें टेम्परेचर की रेंज होती है। Y की होती है 90 डिग्री के आसपास, E की होती है 110 डिग्री, E की होती है 120, B की होती है 130, इसकी होती है 150, 190। ठीक है, 190 से एबव होती है, ऐसे बांटा गया इनको अलग अलग। तो ये रेंज भी आप याद रखिएगा, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। और बाकी इधर देखिए क्वांटिटी एप्टीट्यूड और लॉजिकल एबिलिटी यानी रीजनिंग है आपका, मैथ वगैरह है, यहाँ से देख लीजिएगा। तो ऐसे ही बस ऐसे ही क्वेश्चन आए थे टेक्निकल में, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन, और काफ़ी जो है सिंपल पेपर था, टफ नहीं कहा जा सकता। और ऐसा ही आएगा आपका स्टेशन कंट्रोलर का भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इसमें डरने की बात नहीं है। तो आप बिल्कुल लग जाइए तैयारी में।
तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू।